हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग 11th क्लास केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। चैप्टर है आपका थर्ड, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ओके, सो अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज की ट्रेंड डिस्कस कर रहे हैं इन द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने कंप्लीट की दैट इज एटॉमिक रेडियस। ओके, सो वो कंप्लीट हो चुकी है आपकी। आज हम सेकेंड प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज ऑल्सो नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, ये वर्ड कई बार आ चुका है, 10th में भी ये आया है, 11th में अब तक हमने जो 2.5 चैप्टर किए हैं वहां पे भी कई बार इस वर्ड का जिक्र आया है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, 11th और 12th में आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको जहां तक काम आएगी, जितना आपको पता होना चाहिए उसके सब कुछ उसके बारे में आपको अभी बताया जाएगा। ठीक है, ये वर्ड अक्सर यूज होगा, पूरी 12th में यूज होगा, 11th में भी आगे के चैप्टर्स में ये वर्ड आपको यूज करने को मिलेगा। तो ये अभी समझा रहा है आपको जो भी कुछ समझाना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। ओके, सो दिस इज इन द डिटेल, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपको 11th और 12th। ओके, तो चलिए, व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी? It is the minimum amount of energy. It is the minimum amount of energy required for an isolated gaseous atom to remove its most loosely bound electrons so that the gaseous atom may convert into gaseous cation। गैसियस डेफिनेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, हर वर्ड का अपना मतलब है, तुम कोई भी वर्ड हटा नहीं सकते हो, अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं कर सकते हो। ओके, एग्जैक्ट मैं ये नहीं कहती बिल्कुल डिट्टो कॉपी करो, पर मतलब निकलना चाहिए बेटा वही जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कम से कम वो एनर्जी। तुम्हें सेकेंड चैप्टर में याद है ना, हमने एक वर्ड यूज किया था, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो जरूरी है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, दैट मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी हैव टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो कम से कम एनर्जी थी, तुम ज्यादा दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही जाएंगे। तो किसी भी एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी होती है, ठीक है, रिक्वायर्ड जो चाहिए होती है for an isolated gaseous atom। that is important, why we use isolated here and why is it is gaseous। ठीक है, तुम चाहो तो जैसे सिंपल एक बात, तुम सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो और उसको सोडियम पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना चाहते हो। सबसे पहले तो बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ही यही होता है, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तुम कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि आयंस तो एनाइन भी होती हैं, एनाइन बनने के लिए अलग एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ ये जो आयोनाइजेशन है ना, ये मैं कैटायन के लिए यूज कर रही हूँ। ओके, सिंपल भाषा में यही मतलब है, किसी एटम को आप कितनी एनर्जी दोगे ताकि वो आपसे अपनी सबसे बाहर वाली शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और कैटायन में कन्वर्ट हो जाए इन जनरल। ओके, अगर मैं डिटेल में करूं एग्जैक्ट डेफिनेशन, देन इट इज दिस। अगर मुझे सोडियम को सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं ये सोडियम सॉलिड ले सकती हूँ, मैं ये सोडियम लिक्विड ले सकती हूँ, या फिर मैं ये सोडियम इन द गैस ले सकती हूँ। आई हैव 3 ऑप्शन ना। ओके, सॉलिड स्टेट में सोडियम में से भी इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, लिक्विड स्टेट के सोडियम में से भी इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, और गैस में से भी। इसने स्पेशली बोला है बेटा गैसियस एटम में से बाहर निकालो। मतलब अगर मैं यूं कहूं कि मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ये है, तो ये चीज बट ऑब्वियस हो जाएगी कि मैग्नीशियम गैसियस स्टेट में है। ठीक है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बाय डेफिनेशन गैसियस एटम के लिए बेटा। ठीक है, क्योंकि अगर तुम सॉलिड सोडियम में से एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, अगर तुम लिक्विड सोडियम में से निकालोगे तो इसके मुकाबले कम देनी पड़ेगी।
और गैसियस एटम के लिए एनर्जी सबसे कम चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और हम लिख ही रहे मिनिमम। तो अगर मैं सॉलिड सोडियम लूं और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूं तो मेरे को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मैं गैस क्यों ना चूज करूं जिसमें एनर्जी आपको कम देनी पड़ रही है। ठीक है, तो कम से कम एनर्जी जो आप सप्लाई करो किसी गैसियस एटम को। बट मैंने एक वर्ड और लिखा है, आइसोलेटेड। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक एटॉमिक प्रॉपर्टी, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो हम अकेले एलिमेंट के लिए बता सकते हैं। जैसे एक अकेले एलिमेंट के लिए क्यों, अकेले एटम के लिए बता सकते हैं। अगर सोडियम के एटम में से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी मुझे देनी पड़ेगी। मान लो मैंने 500 किलो जूल एनर्जी दी पर मोल, जो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, अब ये एक एटम की प्रॉपर्टी हो सकती है। मैंने आइसोलेटेड क्यों बोला बेटा, कि जिस भी एटम के बारे में आप बात कर रहे हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालने के लिए वो अकेला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने आपको एटॉमिक प्रॉपर्टी पढ़ाई तब ये बोला था एटम अपने आसपास मौजूद एटम से इन्फ्लुएंस होता है, उसकी प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ता है अगर एक एटम के आसपास उस जैसे बहुत सारे एटम हो तो, और हम नहीं चाहते कि वो इन्फ्लुएंस पड़े। इस वजह से जब भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेजर की जाएगी आइसोलेटेड, अलग होना चाहिए वो एटम तुम्हारा जिसके ऊपर तुम काम कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर उसके आसपास उस जैसे या दूसरे एटम मिले तो बेटा उसकी वैल्यू पे फर्क पड़ सकता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, हम वो नहीं चाहते। ओके, एनर्जी देंगे तो उसके सबसे बाहर वाली मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। अब सबसे कमजोर बंधे हुए इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं किसी भी एटम के, जो सबसे बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इनका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो दैट द गैसियम एटम में कन्वर्ट इनटू द गैसियस कैटायन। लिखिए डेफिनेशन, अब मैं सिंपल समझा देती हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी वो कम से कम अमाउंट है एनर्जी का जो आप किसी भी अकेले गैसियस एटम को दोगे ताकि उस एनर्जी को यूज करके वो अपने सबसे बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन निकाल दे बाहर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो गैसियस एटम से किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, गैसियस कैटायन में। सिंपल है, कर लोगे। ठीक है, तो डेफिनेशन याद रख लेना पर उसका मतलब समझना भी आपके लिए जरूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो। अब ये तो डेफिनेशन की बात होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे आपको, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है बेटा, देखो ज्यादा तो इसका जो यूज है ना वो है मेटल्स के केस में, बिकॉज मेटल्स हैव दैट प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स है वो तो वैसे भी माना कि ऐसा नहीं कि उनकी वैल्यू नहीं होती आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, होती है, बट दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे ना आयोनाइजेशन एनर्जी के वो मेटल्स के ऊपर जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। नाउ द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी समटाइम्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कई बार मिनिमम एनर्जी की जगह हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी यूज कर लेते हैं कि वो कम से कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल है किसी भी गैसियस एटम के लिए ताकि वो अपने लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। ये डेफिनेशन कहां से निकल के आई बेटा, हमने 9th क्लास के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए थे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये चीज वहां से निकल के आई है। ठीक है, कि जब हम किसी मेटल को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेते हैं, किसी गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं, तो आप कितनी पोटेंशियल अप्लाई करोगे उस एटम पे ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। तो कई बार इसको वैसे भी हम यूज कर लेते हैं, वहां का कॉन्सेप्ट यूज करके भी डिफाइन कर देते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। ओके, चलिए बात करें इसकी यूनिट्स की, तो क्योंकि बार बार हम बोल ही रहे हैं इट इज एनर्जी, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, तो बेटा जो जो एनर्जी की यूनिट है ना वो इसकी सारी हो सकती है। अब सेकंड चैप्टर में जब हमने वो बोहर वाला फॉर्मूला किया था एनर्जी का, तो एक्चुअली में हमने 2-3 यूनिट्स डिस्कस की थी एनर्जी की। कौन कौन सी बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हमने ये की थी, एक किलो जूल पर मोल हमने ये डिस्कस की थी, और एक थी जूल पर एटम। ओके, और मैंने आपको इन तीनों का इंटर कन्वर्जन समझाया था कि आप इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्योंकि एक एनर्जी है तो इसकी वो हर यूनिट यूज की जा सकती है
जो किसी भी एनर्जी के लिए यूज की जाती है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में जो आप इसको यूज करोगे दैट इज किलो जूल पर मोल, ठीक है। इट कैन बी जूल पर मोल, इट कैन बी किलो जूल पर मोल, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट एटम का तो आपको पता ही है बेटा, हमने न्यूमेरिकल में भी इसको डिस्कस किया है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम, इसके बराबर है। आप जानते हो इस चीज को, ठीक है। जूल पर एटम से आप चाहो तो इसको कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जूल और जो कैलोरी होती है बेटा, दोनों ही एनर्जी की यूनिट है और इनके बीच में रिलेशनशिप काम करता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, ठीक है। तो अगर आपको ये इंटर कन्वर्जन करना है कि आप यहाँ पे जूल पर एटम की जगह कैलोरी पर एटम लाना चाहते हो, तो आप कैलोरी पर एटम ला सकते हो। मान लो कि तुम्हें जूल पर एटम की जगह जूल पर मोल लाना है, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर से। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, जूल पर मोल आ जाएगा आपका आंसर। अगर जूल पर मोल से तुम्हें किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो आप 10⁻³ वाला रेशियो यूज कर लो, ठीक है। मतलब इंटर कन्वर्जन बहुत सारे हैं। न्यूमेरिकल्स में आपको कौन सा डाटा दे रखा है उस हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को आप जूल पर एटम में कन्वर्ट कर सकते हो, जूल पर एटम को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके जूल पर मोल में कन्वर्ट कर सकते हो, जूल पर मोल से 10⁻³ का रेशियो यूज कन्वर्जन यूज करके जूल पर एटम से किलो जूल पर एटम के अंदर भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। एनर्जीज कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू मैनी फॉर्म्स। ये यूजुअली न्यूमेरिकल्स जो होंगे ना उनमें काम आएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में तो यही जो है यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी आयोनाइजेशन एनर्जी की, दैट इज किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है प्रोसेस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आप इसको यूं यूज करो। देखो मान लो कोई मेटल है गैसियस स्टेट में, मैं उसको एम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब आप इसको एनर्जी सप्लाई करोगे जो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, ताकि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को मैं यूं दिखाती हूँ, ट्राइंगल, छोटा आई और एच। एच जो है बेटा वो एंथैल्पी के लिए यूज किया जाता है, आप आगे पढ़ोगे 2-3 चैप्टर बाद, ठीक है। एच का मतलब है एंथैल्पी, आई लगाने का मतलब है आयोनाइजेशन, और ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ना दैट इज फॉर द चेंज इन एंथैल्पी, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी, और मान लो कि इसने अभी पहला इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इट विल कन्वर्ट इनटू एम पॉजिटिव गैसियस, भाई न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम से वो आइसोलेटेड गैसेस के टाइम बन गई, और क्योंकि पॉजिटिव 1 लगाया तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो इस तरह का जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने सिर्फ पहले इलेक्ट्रॉन के लिए किया है। हो सकता है कि तुम्हारा जो एम हो वो मैग्नीशियम हो, तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है। हो सकता है कि जो आपका एम है वो एल्यूमिनियम है, तो वो तीसरा और चौथा भी जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। इसके पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आपने दी दैट इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। किसी भी एटम के सबसे बाहरी पहली इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आप देते हो दैट इज नोन एज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब मान लो कि ये 2 लूज कर सकता है, तो अब आप इसको सेकंड दोगे। सेकंड कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से। पहले एक देगा, फिर इसमें से एक और निकलेगा। अब आप इसको यूं लिख सकते हो, एम पॉजिटिव गैसियस प्लस में, अब मैंने इसको सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी, एंड नाउ इट कन्वर्ट इनटू बेटा पॉजिटिव 1 तो पहले ही था, एक और दे देगा तो बिकम 2 पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर। ये कब हुआ, जब सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ी। मान लो कि एल्यूमिनियम हो, तीसरा भी दे सकता हो, तो यहां से निकाल लोगे M2 पॉजिटिव गैसियस प्लस में थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी gets converted into M3 positive plus इलेक्ट्रॉन, ओके। आप इस चीज को यूं सॉल्व करोगे। अब अगर मैं इक्वेशंस को बिल्कुल एल्जेब्रिक इक्वेशंस की तरह ट्रीट करूं, तो मैं इक्वेशंस को ओवरऑल करके लिख सकती हूँ कि इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ने पे मेरे को क्या रिजल्ट मिला। तो आप क्या लिखोगे, देखो अब तीनों इक्वेशंस को मैं जोड़ देती हूँ। एम गैसियस प्लस में फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर सेकंड क्या है, एम पॉजिटिव गैसियस प्लस में सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस में एम गैसियस 2 पॉजिटिव प्लस में थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ओके। मैंने ये चीज जोड़ दी, दिस एंड दिस। अब मुझे प्रोडक्ट जोड़ने, प्रोडक्ट क्या क्या है,
m पॉजिटिव गैसियस प्लस, देखो इलेक्ट्रॉन में सीधे जोड़ रही हूं, 1 2 3, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जोड़ लिया, अब ये है प्लस m2 पॉजिटिव गैसियस प्लस m3 पॉजिटिव गैसियस। मैंने सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट जोड़ दिए। एरो के दोनों साइड में जो चीज कॉमन है उसको आप कट कर दीजिए। कौन कौन सी चीज कॉमन है बेटा, देखो Mg पॉजिटिव गैसेस इधर भी, Mg पॉजिटिव गैसेस इधर भी है, Mg2 पॉजिटिव गैसेस इधर भी, Mg2 पॉजिटिव गैसेस इधर भी है। बाकी बची हुई इक्वेशन को लिखो, देखो M गैसियस प्लस में पहली दूसरी और तीसरी, मान लो कि पहली दूसरी और तीसरी एनर्जी के टोटल सम को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ बाय एक्स सिंबल। मान लो पहली दूसरी और तीसरी टोटल आयोनाइजेशन एनर्जीज एक्स किलो जूल पर मोल गेट्स कन्वर्टेड इनटू M3 पॉजिटिव गैसियस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। भाई ओवरऑल इक्वेशन तो यही होगी कि जब एल्यूमिनियम टाइप का कोई मेटल है जो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो जब आप टोटल पहली दूसरी और तीसरी, देखो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे तो सिर्फ पहला इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, दूसरी दोगे तो दूसरा भी चला जाएगा पहली के साथ, ऑब्वियस सी बात है। तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी भी दे दोगे तो तीसरा निकल जाएगा। अगर तुमने तीनों एनर्जी एक साथ दे दी, भाई तीनों का जोड़ करके दे दिया, तो तीनों निकल जाएंगे, पर निकलेंगे बेटा एक एक करके, एक साथ तीनों नहीं निकलेंगे, इस बात को ध्यान रखना तुम, ठीक है। एक एक करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जैसे एसिड होता है ना, पहले एक H पॉजिटिव देगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सेम यहाँ पे भी पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन। बट अगर मैं ओवरऑल करूं तो मुझे ये लगेगा कि मेटल ने टोटल इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी ली जो कि पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी का सम था, और अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना दी, और 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बाहर, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड के लिए थर्ड, और अगर आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन में निकाल रहे हो दैट इज कॉल्ड एज द फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 1 by 1 बाहर आएंगे, पहली एनर्जी कंज्यूम करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, फिर और दूसरी एनर्जी दोगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, फिर तीसरी एनर्जी दोगे, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन भी जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, बाहर हो जाएगा। ओके, अब इसको समझने के बाद एक चीज आप और समझिए, दैट फॉर एनी एटम, चाहे वो कोई भी एटम क्यों ना हो, एक सिंपल रूल काम करता है, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से सेकंड हमेशा ज्यादा मिलेगी, सेकंड से हमेशा थर्ड ज्यादा मिलेगी, एंड इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ, तो आपको फोर्थ भी क्या मिलेगी बेटा, ज्यादा। मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से सेकंड ज्यादा होगी, सेकंड से थर्ड ज्यादा होगी, थर्ड से फोर्थ, एंड सो ऑन। पर यूजुअली हम 3-4 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालते नहीं है, तो आप इतना भी समझ लीजिए, ठीक है। हमेशा ऑलवेज कोई भी एटम हो, क्यों, क्योंकि देखो जब तुम पहली आयोनाइजेशन एनर्जी देते हो तो तुम एक न्यूट्रल एटम को M पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हो, क्लियर। जब तुम दूसरी देते हो तो तुम M पॉजिटिव को M2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हो, जब तुम तीसरी देते हो तो तुम M2 पॉजिटिव को M3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हो, जब तुम चौथी एनर्जी देते हो तो तुम M3 पॉजिटिव को M4 पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हो। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, चार्जेस ना हमेशा ही चीजों को अनस्टेबल करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। स्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं होता चार्ज, पर इसका ये मतलब नहीं है कि चार्ज चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी, उनकी स्टेबिलिटी कम होगी। देखो पहले वाले प्रोसेस में तुमने एक न्यूट्रल चीज को चार्ज दिया, मुश्किल है तभी तो एनर्जी देनी पड़ रही है। तुम एक बात बताओ, न्यूट्रल चीज स्टेबल है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम यूं ही अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे देगा, तुम्हें हाथ में उठा के किलो ले लो, नहीं। आप जब तक वो एनर्जी देंगे नहीं जो उनके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, तब तक वो नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें एक बात पता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते दे गेट चार्ज, और चार्ज अनस्टेबल करेगा उनको, ठीक है। तो ये प्रोसेस तुम्हें जबरदस्ती करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी। ओके, सो तुमने एनर्जी दी, तुमने यहाँ पे एक न्यूट्रल चीज को चार्ज दे दिया, चलो कोई बात नहीं, एनर्जी दी, करना पड़ गया उसको, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस में तुम एक चार्ज चीज को और चार्ज कर रहे हो, थर्ड में एक और चार्ज चीज को और ज्यादा चार्ज कर रहे हो, और फोर्थ प्रोसेस में एक और ज्यादा चार्ज को आप और ज्यादा चार्ज कर रहे हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा प्रोसेस इजी है टू कंडक्ट? एक न्यूट्रल को चार्ज में कन्वर्ट करना, एक चार्ज को ज्यादा चार्ज में, ज्यादा चार्ज को और ज्यादा चार्ज में, या फिर और ज्यादा को बहुत बहुत ज्यादा चार्ज में, समझ रहे हो। जबकि चार्ज हमेशा अनस्टेबिलिटी लाता है किसी भी चीज के लिए, तो बेटा ये प्रोसेस फिर भी आसान है।
इससे मुश्किल ये काम है, इससे मुश्किल काम ये, और उससे मुश्किल काम ये, क्योंकि तुम अपने एटम के ऊपर चार्ज बढ़ाते जा रहे हो, उसको अनस्टेबल बनाते जा रहे हो, तो एटम इस बात को रेजिस्ट करता है, वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर चार्ज हो। एक ऐसा काम तुम चाह रहे हो कि चार्ज हो, एटम चाहता है कि चार्ज नहीं हो, तो एटम को अपने अकॉर्डिंग काम करवाने के लिए आपको बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अगर तुम वही काम करवा रहे हो जो एटम चाहता है, तो कम एनर्जी में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से सेकंड हमेशा इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि पहली में हम एक न्यूट्रल को चार्ज चीज में कन्वर्ट करते हैं, चार्ज एटम में। सेकंड में हम एक चार्ज को मोर चार्ज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एटम में। उसके बाद मोर से मोस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड दिस लीड्स टू द अनस्टेबिलिटी। आप ये समझ सकते हैं, तुम कह सकते हो कि मैडम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद तो आर्गन जैसा हो जाएगा, अगर मान लो एल्यूमिनियम है, और आर्गन से तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भाई अच्छी हो जाएगी। पर आप ये भी तो सोचो ना कि एल्यूमिनियम को आर्गन जैसा बढ़ने के लिए अपने ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट वेरी स्टेबल। एक चीज की स्टेबिलिटी के लिए दूसरी चीज उसको ऐसी करनी पड़ रही है जो उसको चार्ज दे रही है, जो अनस्टेबल भी बना रहा है, तभी तो एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। नहीं तो तुम खुद सोचो कि अगर एल्यूमिनियम में इतनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती स्टेबिलिटी को लेने की, और उसको तो आर्गन जैसा बनना है, तो हमें एनर्जी क्यों देनी पड़ती भाई? तुम एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन निकालो, इसका मतलब एल्यूमिनियम अपने आप नहीं देना चाहता, तुम जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसको पता है इलेक्ट्रॉन 3 तो मैं दे दूंगा, आर्गन जैसा तो मैं हो जाऊंगा, मेरी कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल हो जाएगी, पर वैसा करके मेरे पास 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन से स्टेबिलिटी बढ़ा लूंगा, चार्ज से अनस्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। दैट्स वाई इट विल नॉट अलाउ बाय इटसेल्फ। तो आप क्या करोगे, एनर्जी दे के मजबूर करते हो एटम को, इसलिए ऐसा है। तो इससे ज्यादा ये मिलेगी, इससे ज्यादा ये मिलेगी, और इससे ज्यादा ये मिलेगी। इट इज ऑलवेज दैट, कभी नहीं बदलेगा, चाहे कोई नॉन मेटल हो, मेटलॉइड हो, मेटल हो, सबके लिए सेम चीज है। वैल्यू हमेशा हाई होगी। मैं ये नहीं कह रही कि ये वैल्यू सारी हाई होगी, हो सकता है तुम्हारी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो, पर दूसरी उससे ज्यादा मिलेगी, चाहे 10 किलो जूल ज्यादा मिलो, चाहे 50 मिलो, चाहे 1000, चाहे 5000 किलो जूल ज्यादा मिलो, गैप कभी भी बराबर नहीं होगा। किसी की पहली और दूसरी में आपको 2000 का गैप मिल जाएगा, तो किसी की पहली और दूसरी में सिर्फ 100 किलो जूल का गैप मिलेगा। ये गैप अनइवन हो सकता है, पर होगा यही, ट्रेंड यही होगा, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, और इससे बढ़ा। ओके, चलिए आगे देखिए बेटा। जो अभी हम बात कर रहे थे बेटा, उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं एल्यूमिनियम का, और विद डाटा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे। देखो, एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिस किलोजूल पर मोल, ऑल इन द किलोजूल पर मोल। ओके, दिस ऑल डाटा इन द किलोजूल पर मोल, ठीक है। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतने किलोजूल पर मोल, तीसरे के लिए इतने, और चौथे के लिए इतनी है। तो किसी भी एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू से आप बहुत कुछ पता कर सकते हो उसके बारे में, उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर सकते हो। अब तुम देखो, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक ठाक है। दूसरे के लिए भी देखो कितना डिफरेंस आ गया, 1200 किलो जूल का फर्क पड़ गया, उससे देखो 1000 किलो जूल के आसपास जो है आपका डिफरेंस आ गया। पर तुम एक बात चेक करो, जब मैंने तीसरे से चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात की, तो एनर्जी का डिफरेंस कितना ज्यादा हो गया, लगभग 3000 से तुम 11500 के आसपास पहुंच गए। मतलब तीसरे इलेक्ट्रॉन तक निकालना फिर भी ठीक ठाक है, पर अगर तुमने चौथा इलेक्ट्रॉन निकाला एल्यूमिनियम का, दैट रिक्वायर ए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन निकालना कब बहुत ही मुश्किल होता है, जब एलिमेंट अपनी बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होता है, तभी तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन दोगे। तो जब कभी भी तुम्हें ये लगे ना कि देखो आयोनाइजेशन एनर्जी का बढ़ना नॉर्मल है, पहली से ज्यादा दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, पर ये गैप बहुत कुछ डिसाइड कर देगा। भाई पहली से दूसरी के बीच में गैप 1000, 1500, 2000 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब तुम्हें लगे कि सडन से 8, 9, 10,000 का गैप आ गया दो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, इसका मतलब ये है कि अब ये जो तुम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो ना, ये एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में से निकल रहा है, एंड दैट इज नॉट इजीली पॉसिबल। अब देखो, मतलब यहां एल्यूमिनियम से पॉजिटिव बना, एल्यूमिनियम पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव बना, एल्यूमिनियम पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव बना, पर वो 4 पॉजिटिव बनना नहीं चाह रहा,
क्योंकि जाहिर सी बात है आर्गन वाली कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन और क्यों लूज करेगा। तो तुम ये कह सकते हो जब किसी दो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज का गैप बहुत ज्यादा हो, अगर मैं डाटा में समझाऊं तो डाटा में इसका आंसर रहेगा बेटा 965 से लेके 1450, 965 से 1450 किलो जूल पर मोल। अगर दो सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक, पहली दूसरी दूसरी तीसरी तीसरी चौथी, इन आयोनाइजेशन एनर्जीज का गैप इससे ज्यादा है तो इसका मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। मतलब जैसे मैंने लिखा, देखो ये मैंने गैप लिखे हुए, कहाँ लिखा है, ये वाला, पहली से मतलब दूसरी में से पहली को घटाया तो यह आंसर आया, तीसरी में से दूसरी को घटाया तो यह आंसर आया, चौथी में से मैंने तीसरी को घटाया तो मेरा आंसर ही आया। डिफरेंस है बिटवीन एनर्जीज, बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट, बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड, बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड। ओके, तो जब तुम्हें लगे कि एनर्जी गैप इससे बहुत ज्यादा आ रहा है तो मतलब जो छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल है। अब ये गैप किसके बीच में था, 4 और 3 के बीच में, बहुत ज्यादा इससे, तो मतलब छोटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, क्योंकि इतनी एनर्जी तब डिमांड करेगा तुम्हारा एटम एकदम से जब वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से जा रहा हो। तो मतलब एल्यूमिनियम 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, वो 3 करेगा। ठीक है, यहां अगर तुम गैप के बारे में बात करो तो देखो आपका जो गैप है वो इन बिटवीन है ना, देखो 965 1450 इनके बीच में है दोनों गैप, 963 और 1288। मतलब अब ये कह सकते हो कि यहां तक सिस्टम ठीक है, यहां तक इसकी स्टेबल है, पर इनसे कहीं ज्यादा स्टेबल मिलेगी एल्यूमिनियम की, क्या, जो 3 पॉजिटिव होगी वो। तो कई बार एकदम से सडन जो बढ़ जाती है ना आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका कारण ये होता है कि अब जो तुम इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हो वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से निकालने वाले हो। ठीक है, तो अब्रप्टली जब चेंज आता है तो आप उसमें समझ जाइए कि हाँ अब हम कुछ गलत, मतलब कॉन्फ़िगरेशन गलत करने जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा जो एनर्जी डिफरेंस है दो सक्सेसिव सेल का वो इससे कम है तो इसका मतलब हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। अगर इससे ज्यादा एनर्जी गैप है तो इसका मतलब जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है आपकी, स्टेबल है। समझ आई बात। आगे तुम न्यूमेरिकल करोगे ना इसको तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं तुमसे ये कह दूं कि बेटा एक एलिमेंट है, उसने पहला इलेक्ट्रॉन लूज करते वक्त एनर्जी यूज की 500 किलो जूल, दूसरा इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालते वक्त जो उसने हमने दी वो थी 1500 किलो जूल, और तीसरे इलेक्ट्रॉन को लूज करने में उसने एनर्जी ली 10,000 किलो जूल। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इस एलिमेंट की, मैंने तो नहीं बताया कौन सा एलिमेंट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैडम पहले से दूसरे में जाने में उसने 1000 किलो जूल एनर्जी ज्यादा ली, ऑब्वियस है कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ले सकता है। पर जब मैंने दूसरे से तीसरे का चेक किया तो एनर्जी सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन तक तो दे सकता है पर वो तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा इतनी आसानी से। इसका मतलब यही हुआ कि तीसरा इलेक्ट्रॉन उसकी नोबल कॉन्फ़िगरेशन में से जा रहा है, तो मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन तक ही प्रीफर करेगा लूज करना। तो इस मेटल के ऊपर क्या चार्ज होगा, स्टेबल, दैट विल बी +2। इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं। ओके, चलिए आगे इसके न्यूमेरिकल बचते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, चलो वो कर लेते हैं हम।